A very good morning to everyone and a very warm welcome to our channel Rajendra Law Academy, and we are going to discuss the daily news Hindu analysis. Let's move on to the front page, and front page पे जो आज first news है it is related to the citizenship ruling जिसके बारे में Supreme Court has said that the citizenship rulings must be fair and lawful, right? तो उन्होंने क्या किया है, गुवाहाटी हाई कोर्ट ने they have set aside the judgment of the Guwahati High Court and said that any action, this is something very important we need to understand before starting and in doing detail about the news. It is saying that what has Supreme Court said, that a state action which is arbitrary cannot claim the protection of law merely because it is clothed in a statutory form. So they are saying what कि आप किसी भी state action को lawful नहीं बोल सकते just because it is following a procedure, right? So they are saying that उससे क्या है, any state action does not become lawful. So क्या है, principles of natural justice should be followed. that क्या है, justice हुआ, justice होना चाहिए वो एक अलग चीज है, लेकिन it should be felt that justice हुआ वो भी जरूरी है, right? तो कोई भी arbitrary action को क्या है आप just lawful नहीं बोल सकते just because वो एक statutory procedure को follow कर रहा है. So procedure established by law follow करना बहुत जरूरी है, but ऑल्सो कीप इन माइंड द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. तो क्या न्यूज है इसको थोड़ा सा समझते हैं. दिस बेसिकली अराइज फ्रॉम द so let's see what has actually happened. So it was basically due to a dispute जो कि which has arisen because of the इलीगल इमिग्रेंट्स डिटर्मिनेशन ट्रिब्यूनल का एक जो जजमेंट आया था उसके बेसिस पे उन्होंने क्या किया था, दे हैव डिक्लेयर्ड सच एंड सच पर्सन एज द इलीगल इमिग्रेंट्स बिकॉज दे फेल टू अपीयर बिफोर द ट्रिब्यूनल. तो व्हाट दे आर सेइंग, द कपल इज सेइंग दैट कि हमें तो कोई नॉलेज ही नहीं था कि कोई ऐसे हमारे सिटीजनशिप को चैलेंज करने के लिए कोई ट्रिब्यूनल में केस चल रहा है. सो हमें कुछ नॉलेज नहीं था, इसीलिए वी डिडंट अपीयर बिफोर द कोर्ट. तो दैट इज व्हाट दे आर सेइंग. सो अब हमें समझना है इस कॉन्टेक्स्ट में दैट व्हाट इज दिस इलीगल इमिग्रेंट्स एक्ट एंड हाउ दिस फंक्शंस, राइट? तो इसको थोड़ा सा समझते हैं हम डिटेल में. तो बेसिकली टू इवेल्युएट द स्टेटस ऑफ अ पर्सन कि वो इलीगल इमिग्रेंट है या नहीं, इंडिया में क्या है, देयर इज अ पर्टिकुलर एक्ट जिसके अंडर क्या है, ट्रिब्यूनल बैठता है जिसको कहते हैं द फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल. ठीक है, ये क्या करता है, इट इवेल्युएट्स वेदर अ पर्सन इज अ फॉरेनर और नॉट. सो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल कौन से एक्ट के अंडर बनेगा, इट इज फॉर्म्ड अंडर फॉरेनर्स एक्ट 1946, राइट? तो उसमें क्या है, फॉरेनर जब फॉरेन ट्रिब्यूनल के पास आपका जो है चला जाता है केस टू डिटरमिन वेदर यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया और यू आर इलीगल इमिग्रेंट, इसको चेक करने के लिए जब जाता है तो बर्डन ऑफ प्रूफ कि ये प्रूफ करना कि आप सिटीजन हो कि नहीं हो, दिस लाइज ऑन द पर्सन एक्यूज. जो एक्यूज है उसके ऊपर द बर्डन लाइज, राइट? तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा विद डॉक्यूमेंटेशन दैट यस यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया. So the burden of proof lies on whom? It lies on the accused, right? So it is, and this Foreigners Tribunal Act, this act is applicable all over India, right? And it is still in, maybe it's still functional, right? अभी लेकिन हमने उसमें पढ़ा, उसमें एक दूसरे एक्ट की बात करी गई है न्यूज में, दैट इज IMDT एक्ट. दिस इज व्हाट, इलीगल माइग्रेंट्स डिटर्मिनेशन एक्ट जो 1983 में आया था, राइट? एंड ये स्पेसिफिकली क्या था, इट केम फॉर द स्टेट ऑफ असम. बिकॉज वी सी कि बांग्लादेश से क्या है, बहुत सारा इलीगल माइग्रेशन हो रहा था.
After the creation of 1971 बांग्लादेश एज अ सेपरेट न्यू नेशन, बहुत सारा इलीगल माइग्रेशन हमने देखा इंडिया में फ्रॉम बांग्लादेश, राइट, एंड पर्टिकुलरली दे ऑल आर कमिंग टू द स्टेट ऑफ असम, जिसकी वजह से बहुत सारे जो वहाँ के जो सिटीजन्स थे, दे वर सेइंग दैट यहाँ पे बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स आ गए, इनको वापस भेजो, राइट। तो उसको डिटरमिन करने के लिए कि कौन से वहाँ के लॉफुल सिटीजन्स हैं एंड कौन से नहीं है, कौन से इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उनको डिटरमिन करने के लिए एक पर्टिकुलर एक्ट है जिसका नाम था इलीगल इमिग्रेंट्स डिटर्मिनेशन एक्ट, जो 1983 में आया था। एंड इसको याद रखना है, बेसिकली इट वाज एप्लीकेबल ओनली टू द स्टेट ऑफ असम। अभी हमने पढ़ा फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल एक्ट, राइट, उसमें इट वाज एप्लीकेबल टू होल इंडिया। तो एक ये डिफरेंस था। देन अनदर डिफरेंस क्या था, वहां पे प्रूफ ऑफ बर्डन किसके ऊपर था, बर्डन ऑफ प्रूफ किसको था, एक्यूज्ड को था। यहाँ पे था ऑन द कंप्लाइंट, जो कंप्लेन कर रहा है कि दिस XYZ पर्सन इज नॉट द सिटीजन, ये एक इलीगल इमिग्रेंट है, उसको प्रूफ भी करना पड़ेगा कि वो इलीगल इमिग्रेंट है, राइट। तो इसकी वजह से क्या है, इट वाज बिकमिंग वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो इलीगल माइग्रेंट्स की डिटेक्शन बहुत डिफिकल्ट हो रही थी अंडर दिस एक्ट। सो अल्टीमेटली इस एक्ट को क्या था, रिपील कर दिया गया आफ्टर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टक कर दिया अंडर द कोर्ट, केस का नाम रखना यार, सरबंदा सोनोवाल केस के, इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट व्हाट स्ट्रक डाउन दिस केस। तो आपने ये याद रखना है। तो दो तीन चीजें हमने इसको इन शॉर्ट रिवाइज कर लेते हैं। हमने अभी क्या पढ़ा कि डिटरमिन द स्टेटस, कि कोई इलीगल माइग्रेंट है कि नहीं इंडिया में, क्या है, अभी एक लॉ है, पहले दो लॉज एग्जिस्ट कर रहे थे। एक हमने पढ़ा फॉरेन ट्रिब्यूनल्स एक्ट 1946, जिसके अंडर एक ट्रिब्यूनल बैठेगा टू डिटरमिन आपका सिटीजनशिप स्टेटस, राइट। देन एक था IMDT एक्ट जो 1983 में आया, विच हैज बीन अल्टीमेटली स्ट्रक डाउन। अभी क्या है, इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे है, बर्डन ऑफ प्रूफ वाज ऑन द एक्यूज्ड and it is applicable to whole India. It was applicable only to Assam and the burden of proof was on the compliant. तो इसीलिए इसको क्या स्ट्रक डाउन कर दे इन द सरबंदा सोनोवाल केस। तो ये याद रखना है। So I hope this is clear, right? So let's move to the next news article. So next news is related to the retail inflation जो इंडिया में देखी जा रही है अभी इन द मंथ ऑफ जून जुलाई। अभी क्या है, इट इज फेल दैट इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। India's retail inflation has crossed the RBI's 4% target for the first time since January 2025, right? Touching a high of 4.4%. तो इन्फ्लेशन के बारे में थोड़ा सा समझना है। सबसे पहले समझना है कि व्हाट इज दिस रिटेल इन्फ्लेशन। थोड़ा सा रिटेल इन्फ्लेशन के बारे में पता होना चाहिए, महंगाई क्या है, रिटेल इन्फ्लेशन क्या है, राइट। देन व्हाट इज दिस टारगेट, 4% टारगेट, ये क्या चीज़ है, ये भी समझना है। देन अनदर थिंग इज मेंशन दैट इन्फ्लेशन एज अ मेजर बाय द न्यू सीरीज ऑफ CPI इंडेक्स वाज ड्राइविंग बाय फूड एंड फ्यूल प्राइसेस। तो CPI क्या है, ये भी थोड़ा सा देखते हैं, राइट। तो थोड़ी सी दो तीन चीज़ें इसमें हमें समझनी है, समझ लेते हैं, देन वी विल अंडरस्टैंड कि क्या हुआ है। So what is retail inflation? So retail inflation is basically what increase in the prices of goods and services purchased by consumer over the period of time. जब over the period of time prices of goods और जो services है वो increase कर जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, retail inflation, right? And who measures the retail inflation? First of all, it is how it is measured. So it is measured using an indicator by the name consumer price index. So this is an index is prepared जिसमें the prices of goods and basket of goods and services is taken and उनका क्या है, price changes को observe किया जाता है।
If the prices are rising, we are saying that CPI बढ़ रहा है तो inflation बढ़ रही है. If prices decreasing तो क्या है? We are saying inflation कम हो रहा है, right? And who prepares this? So the National Statistical Organization, National Statistical Office, जो कि Ministry of Statistics and Program Implementation MOSPI के अंडर है. It releases the retail inflation data every month. So monthly data आता है. तो CPI का डेटा क्या है? It comes monthly. And who calculates CPI? So it is calculated by NSO, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, राइट. एंड देन ये जो न्यूज में भी बात करी गई, एंड इसको डिस्कस करते हैं. 4% वाला टारगेट क्या था? सो बेसिकली क्या है? RBI यूजेस CPI एज अ indicator for framing the monetary policy. So what is the monetary policy? Basically, monetary policy is the policy of RBI to control the level of money in the market. कि मार्केट में कितना पैसा है, उस चीज को मैनेज करने के लिए RBI take different steps under the monetary policies, right? By the way of changing its repo, reverse repo. तो इन सबको चेंज करके अंडर द मॉनेटरी पॉलिसी व्हाट इज RBI डूइंग? RBI बेसिकली कंट्रोल्स द लेवल ऑफ मनी इन द मार्केट, की मार्केट में कितना पैसा है, राइट. एंड हाउ द RBI विल इवेल्युएट की रेपो रेट्स बढ़ाने हैं या कम करने हैं, तो उसके लिए क्या है, वो किसको इंडिकेटर यूज करता है? फॉर CPI इन्फ्लेशन. सो इफ CPI इज इंक्रीजिंग, RBI is going to decrease the repo rates, and if the CPI is what डिक्रीजिंग, सो रिवर्स रिलेशनशिप है, राइट. तो इन्फ्लेशन टारगेट करने के लिए, लेवल ऑफ मनी इन द मार्केट टारगेट करने के लिए RBI क्या है? CPI को यूज करता है. सो व्हाट इज द टारगेट की कितना अचीव करना है? देयर इज अ टॉलरेंस लिमिट की 2 ±2%. सो बेसिकली 2 to 6% इज द रेंज, जिसकी रेंज में क्या है? इन्फ्लेशन होना चाहिए. इफ इट इज क्रॉसेस दिस थिंग, तो RBI टेक्स स्टेप्स, राइट. तो ये क्या है? इन्फ्लेशन का हमारा टॉलरेंस बैंड है. ये भी पूछ सकते हैं व्हाट इज द टॉलरेंस बैंड? 2 to 6%. सो 4% ±2%. सो आप 4 से 2% कम भी जा सकते हो, यानी कि 2%, और 4 में 2 ऐड कर दो तो यानी कि कितना हो गया? 6%. तो हमारा बैंड लेंथ क्या आ गया? 2 to 6%. दिस इज द हमारा टॉलरेंस बैंड लिमिट ऑफ द इन्फ्लेशन विच इज बीइंग सेट बाय. एंड हु डिसाइड्स दिस? ये भी पूछ सकते हैं, हु डिसाइड्स दिस बैंड? ये जो टॉलरेंस बैंड, हाउ इट इज डिसाइडेड? इट इज डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेंसी विद द RBI. सो बेसिकली डिसाइड कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, बट ऑन द एडवाइस ऑफ RBI, राइट. बिकॉज अल्टीमेटली मैनेज किसने करना है? RBI ने. So I hope this is clear that what is CPI and what is this target of 4% and inflation कैसे हम measure करते हैं. So उसका prime indicator क्या है inflation का? It is CPI. CPI is what? Consumer Price Index. So let's move to the next news article. अगेन देयर इज अ न्यूज रिलेटेड टू स्टेज सेट फॉर हाई स्टेक्स ऑफ बाई इलेक्शन. तो हमने उस दिन भी डिस्कस किया था दैट व्हाट आर बाई इलेक्शंस, राइट. बाई इलेक्शन क्या है? जब किसी एग्जिस्टिंग सीट पे क्या है? वैकेंसी आ जाए, किसी एक सीट पे वैकेंसी आ जाए, तो उसको फिल करने के लिए क्या है? आपको इलेक्शन कमीशन इलेक्शंस अनाउंस करता है, राइट, विद इन 6 months ऑफ द वैकेंसी. And such elections are what? By election. and vacancy के हमने कारण भी डिस्कस करे थे. If some person resigns, या if some person dies, या फिर due to corrupt practices, election is declared void. Election is declared null and void. तो उस सिचुएशन में भी क्या है? वैकेंसी आ जाएगी. तो उस वैकेंसी को फिल करने के लिए क्या है? बाई इलेक्शंस अनाउंस करने पड़ते हैं.
सो आई होप दिस इज क्लियर. हमने ये भी डिस्कस करा था दैट बाय इलेक्शंस आर अनाउंस्ड अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट. ये सब हम पुराना ही डिस्कस कर रहे हैं जो 2-3 दिन पहले भी हमने न्यूज में डिस्कस किया था. सो बेसिकली रिवाइज करने के लिए मैंने इसको पिक किया. Okay, the next news article is related to the RTI applications and what it is saying, the news is related to Chhattisgarh government and क्या वहां पे देखने को देखा जा रहा था 60% of the online RTI application in the last 2 years are pending. So around 1.5 lakh application रिसीव हुई हैं ऑनलाइन अंडर द RTI एक्ट इन छत्तीसगढ़, बट उनका क्या है, पेंडिंग है. एंड व्हाट इज दिस RTI एक्ट? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट. तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट क्या कहता है? इट इज द राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू गेट द इंफॉर्मेशन, राइट. तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंडर क्या है, यू कैन फिल अ फॉर्म टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट एनीथिंग, राइट. तो उसमें क्या है, विद इन 30 days the government has to provide you to provide the this in required information जो आपने पूछी है, राइट. एंड in special cases if it is life threatening cases, तो उस केस में 48 आवर्स के बीच में भी इंफॉर्मेशन देना रहता है, राइट. बट अभी देखो 30 days का टाइम लिमिट भी लगाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे वो क्या कह रहा है, 2 years से पेंडिंग है. सो दिस शोज द प्लाइट ऑफ द RTI एक्ट की कितनी एवरीथिंग इज इन पेपर ओनली, कि 30 days में करना है, ये करना है, वो करना है. जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो स्टोरी इज कंप्लीटली डिफरेंट. तो थोड़ा सा RTI के बारे में 1-2 चीजें देख लेते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक्ट कौन सी ईयर में पास हुआ था, RTI एक्ट? सो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट वाज पास्ड इन 2005 एंड इसका काम क्या है? इट इज टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ द पब्लिक अथॉरिटीज, कि जो आप कर रहे हो उससे रिलेटेड अगर इंफॉर्मेशन मांगी जाती है तो आपको विद इन 30 days वो इंफॉर्मेशन टू द सिटीजन्स प्रोवाइड करनी, राइट. एंड 2005 में ये पास हुआ था एंड ऑन 12th of October 2005 it came into force, right, and gives every citizen the right to seek information from public authorities. बट कितना ही इंफॉर्मेशन मिल रही है वो हमने देख ही लिया, राइट. Then every citizen has the right to seek information from public authority and what is the response time? 30 days. And अभी मैंने बताया if it is something information related to कोई life threatening या in life concern है तो 48 hours में भी they have to respond. And कौन हर क्या है उसमें क्या है, under this act आपको अपॉइंट करने हैं public information officers, जिनको PIO बोलोगे, जिनको आप अप्लाई करोगे फॉर सीकिंग इंफॉर्मेशन, और इनका काम क्या है, टाइमली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, राइट. तो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स विल प्रोवाइड द जो भी इंफॉर्मेशन मांगी गई है. बट अभी क्या है, बहुत सारी स्टेट्स में तो ये लोग अपॉइंटेड ही नहीं है, राइट. तो ये पोस्ट में ही वैकेंसी है, तो जिसने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है अगर वही एग्जिस्ट नहीं करा तो इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगी, राइट. तो बहुत सारे अभी क्या है, इसमें 2005 में एक्ट पास हुआ एंड वी आर इन 2026 एंड अभी तक हम ये सब एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं, राइट. तो देख ही सकते हैं क्या सिचुएशन है. तो डेवलप्ड नेशन बनने के लिए बहुत सारी चीजें हैं जिन पे काम करने की जरूरत है. एंड फर्स्ट इज व्हाट, स्ट्रेंथनिंग द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स ऑल्सो. तो उस पर भी काम करने की इंडिया को बहुत ज़रूरत है. ओनली इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट्स विल नॉट हेल्प. सो नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू दिस ज्ञानपीठ अवार्ड जो कि मिला है. सो दिस ईयर्स ज्ञानपीठ अवार्ड हैज बीन कॉन्फर्ड टू तमिल पोएट एंड लिरिसिस्ट आर वीरमुथु, राइट. तो उनको ये मिला है एंड अभी क्या है, दिस ही इज अ थर्ड Tamil literary figure to receive the award after a gap of 24 years, right. तो थर्ड हो गए वो फ्रॉम द तमिल लिटरेचर जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है, राइट. देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज.
स्टूडेंट्स यू आर नॉट आंसरिंग इन द कमेंट सेक्शन जितने भी मैं क्वेश्चंस पूछ रही हूँ. टुमारो आई एम गोना कम अप विद अ लिस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो मैंने पूछे हैं, एंड देन उसके जो प्रीवियस ईयर में उससे रिलेटेड या बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही क्वेश्चंस जो एग्जाम में आए हैं, देन यू विल रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ कि ये जो क्वेश्चंस मैं क्लास में पूछ रही हूँ उनका क्या इम्पोर्टेंस है, राइट. देन दिस न्यूज इज रिलेटेड टू लद्दाख. तो अभी क्या है, लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन अनाउंस्ड 17 new tehsils to strengthen the grassroots level governance in the Union Territory of Ladakh. तो Ladakh Autonomous Hill Development Council will be extended to all these 7 districts. तो क्या है, लद्दाख में कुछ नई तहसील्स बनी है, राइट. एंड क्या है, अर्लियर क्या था, अभी हमने कल ही पढ़ा था, वी डिस्कस्ड अबाउट द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, एंड उसमें हमने देखा था कि एक यूनियन टेरिटरी कौन बना था, लद्दाख. अभी लद्दाख में क्या थे, पहले व्हेन इट वाज फॉर्म तो 2 डिस्ट्रिक्ट्स थे. अभी क्या है, डिस्ट्रिक्ट्स हैज बीन इंक्रीज, 5 न्यू हैज बीन एडेड. तो अभी कितने हो गए, 5 न्यू, तो टोटल आर 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैज बीन एडेड. एंड हर डिस्ट्रिक्ट में क्या बनाई जाएगी, and each district will have what, it's Ladakh Autonomous Hill Development Council. ठीक है, so that जितना भी इनको ऑटोनॉमी है एंड जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम है इनके थ्रू हो सके, राइट. सो दिस थिंग, बट एक चीज हमने और भी याद रखनी, दैट लद्दाख, जो लद्दाख में पीपल आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट व्हाट दे आर सीकिंग, दैट हमें लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल नहीं चाहिए, इसकी जगह पे व्हाट दे आर आस्किंग फॉर, सर दे आर सेइंग दैट ऐड अस टू, वहां प्रोटेस्ट किस चीज का चल रहा है, प्रोटेस्ट फॉर एडिशन इनटू 6 शेड्यूल एरियाज. सो 6 शेड्यूल एरियाज में क्या है, देयर आर ट्राइबल काउंसिल्स, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स है, तो उसमें क्या है, देयर इज मोर ऑटोनॉमी टू टेक डिसीजंस विद द लोकल गवर्नमेंट. तो दैट इज व्हाई दे आर आस्किंग फॉर द क्रिएशन ऑफ this addition to 6 schedule areas rather than this Ladakh Autonomous Hill Development Council. तो अभी क्या है, अभी जो है हमने वो देखना. So let's move to the next news article. ये कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ फ्लॉज रहने के कारण क्या है, डेटा हैज बीन व्हाट, सो गवर्नमेंट की कुछ क्या है, मल्टीपल वल्नरेबिलिटीज हैज बीन सीन इन द उमंग ऐप, जिसकी वजह से क्या है, बहुत सारा जो डेटा है रिलेटेड टू द आधार नंबर्स एंड द एलपीजी कनेक्शंस का डेटा, वो सब क्या है, it has been exposed. तो citizens का डेटा expose हो गया है, right. So that is why this was in news. This shows कि data sensitivity and data privacy और data security is such a big issue, जिसके ऊपर क्या है, properly काम नहीं हो रहा है. ये वही आ गया, वांगचुक लूजेस 8.25 kgs एज हंगर स्ट्राइक एंडर 16th डे. तो ये हमने डिस्कस किया था दैट लद्दाख में पीपल आर व्हाट, प्रोटेस्टिंग फॉर द 6 शेड्यूल स्टेटस. तो उसके लिए क्या है, वांगचुक जी हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज. ओके, द नेक्स्ट न्यूज जो आज इम्पॉर्टेंट है, दैट इज होल्डिंग द कोर्ट्स अकाउंटेबल
एमिट्स डेमोक्रेटिक स्ट्रीम। तो इसमें क्या बात करी गई, इट इज अगेन जुडिशरी के ऊपर। कल भी हमने पढ़ा था, कल इट वाज टॉकिंग दैट जुडिशरी क्या है, इट टेक्स अ लॉन्ग हॉलीडेज, बट उसमें उन्होंने बोला कि हॉलीडेज इज नॉट अ इशू, सब एक साथ हॉलीडे पे चले जाते हैं, दैट इज इशू, तो रोटेशनल बेसिस पे जाना चाहिए, राइट। तो आज भी जुडिशरी के वर्किंग पे ही एक क्वेश्चन है, एंड इट इज सेइंग दैट राइट टू वोट के बारे में एक्चुअली बात हो रही है, बिकॉज एज यू नो कि इंडिया में क्या है, SIR इज हैपनिंग, तो वोट्स का क्या है, रिकाउंटिंग एंड रीफॉर्मेशन हो रहा है, राइट। तो उसके लिए क्या है, उसके केस में हम बात कर रहे हैं कि राइट टू वोट की बात कर रहे हैं, द इम्पोर्टेंस ऑफ राइट टू वोट, राइट। इसमें एक बहुत अच्छा इंसिडेंट एक्सप्लेन किया है, इट फ्रॉम द बुक व्हाई इंडिया वोट्स। उसमें एक a woman named Rukmini Bai was unable to vote in the elections for lack of proper identification documents, right? तो जब उनसे पूछा गया, when Rukmini was asked why it was important for her to vote, तो answer is very very beautiful, which will make you realize the importance of right to vote of each individual. So what she said, my work is to sweep up all the grains that fall from the sack and the weighing scales on the floor. At the end of day, I sell what I have collected and am allowed to keep half the money. That is my income. So you see, I understand the value of each grain of wheat. So basically what is she saying that कि I work जहाँ पे आई वर्क वहाँ पे क्या मेरा काम क्या है, सारे ग्रेन्स जो है, जब ग्रेन्स काउंट को क्या है, सबको इकट्ठा करना एंड क्लीन कर देना एंड सब बाद में उसको वे करना, और जितना बचा, जितना भी कलेक्ट हुआ उसमें से आई विल कीप द हाफ, दैट इज माय इनकम, राइट। तो व्हाट इज शी सेइंग कि ऐसे लगता है एक एक दाना बिखरा, इधर बिखरा उधर बिखरा, उसकी इंपॉर्टेंस रियलाइज नहीं होती, लेकिन व्हेन आई कलेक्ट एंड वे देन तो पता चलता है कि वो एक एक दाने से क्या है, कितना सारा ग्रेन इकट्ठा हो गया। सो दैट इज व्हाट शी सेइंग दैट कि देखने को मेरी वोट अकेली की एक वोट लग रही है, लेकिन एक एक वोट से ही क्या है, पूरे कंट्री के सिटीजन्स की वोट बनेगी। सो एवरी वोट मैटर्स, दिस इज व्हाट शी इज ट्राइंग टू से बेसिकली। सो दैट इज, so you see, I understand the value of each grain of wheat. On the floor they look insignificant, just one isolated grain of wheat, but each grain that is added to the heap determines what I earn. My vote is like those grains of wheat. So one vote may feel insignificant, but each one vote will ultimately decides the future of the country. So democracy में every citizen have the right and every citizen का जो वोट का राइट है इक्वल है, एंड तो क्या है, so they are saying that this जो SIR exercise which has been initiated by the Election Commission of India, उसमें उसके रिलेटेड दे आर सेइंग दैट कि बहुत सारे लोगों का जो वोट है कट हो रहा है। बिहार में भी हमने देखा कि बहुत सारे लोगों का वोट कट हो गया, राइट। बट अब उसको वो जुडिशरी से कैसे लिंक करे, दे आर सेइंग दैट कि ये सब कुछ हो रहा है तो जुडिशरी कहाँ पे है, व्हाट इज जुडिशरी डूइंग। तो वो कहते हैं कि ऐसा जब भी कोई चैलेंजिंग सिचुएशन होता है जिसमें जुडिशरी को क्या है, टाइम रहते एक्शन लेना चाहिए, जुडिशरी ऐसा नहीं करती। जब सब, वो कहते हैं जब सारा मेला खत्म हो जाता है तो तब आप मेला देखने जाते हो तो क्या ही देखोगे। वही बात जुडिशरी के बारे में वो बोल रहे हैं कि जितने भी चैलेंजिंग केसेस रहते हैं उनमें दे डोंट टेक द टाइमली एक्शन। जब सब खत्म हो जाता है, जब उसका कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है एक्शन का, देन यू कम एंड टेक एक्शन। फॉर एग्जाम्पल दे आर सेइंग डीमोनेटाइजेशन हुआ, सब खत्म हो गया, कितने सालों बाद आपने डीमोनेटाइजेशन पे एक्शन लिया, राइट। उसके ऊपर जजमेंट आई। जम्मू कश्मीर का आर्टिकल 370 की बात करिए, राइट, वो हट गया, उस काफी देर होने के बाद में जजमेंट आई, वो सही है कि नहीं है, राइट। एंड इसी बेसिस पे दे आर सेइंग कि अभी ये SIR के केस में भी ये सेम जो है देखने को देख रहा है, राइट। फर्स्ट प्रॉब्लम दे आर सेइंग दिस। दूसरी वो कह रहे हैं कि चलो बहुत देर बाद जजमेंट आती है, तो जजमेंट क्या आती है बाद में, इतनी देर आए दुरुस्त आए वाली बात भी नहीं होती। क्या होता है, आप अल्टीमेटली बहुत देर बाद जजमेंट पास करके बोल देते हो कि हाँ हाँ जो भी गवर्नमेंट ने किया ठीक किया। तो दे आर सेइंग कि जुडिशरी को क्या है, नीड टू व्हाट, टेक टाइमली एक्शंस एंड क्या है, अपने जो अकाउंटेबिलिटी है उसको मेंटेन करना चाहिए। सो दिस इज व्हाट दिस होल न्यूज आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट। सो आई होप दिस इज क्लियर। And then एक another news article was related to the
अनसेफ प्रैक्टिसेस, तो ये जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के बारे में था टूरिज्म सेक्टर में, तो आपने देखा था वियतनाम में कुछ लोग जो क्या है टूरिस्ट, इंडियन टूरिस्ट गए थे कंपनी की तरफ से, राइट, ट्रैवल पैकेज पे, तो वो क्या है शिप, दोज पैसेंजर्स वर फाउंड डेड, राइट, वो सी में। अब वो कह रहे हैं कि लाइफ जैकेट्स, सेफ्टी सिक्योरिटी की बात करी जाती है। अब जब आप ऐसे जाते हो सी में इन शिप्स एंड ये सब एडवेंचर टूरिज्म करने के लिए, तो दे आर सेइंग कि ये सब में सेफ्टी सिक्योरिटी की बहुत कमी है। अभी दे आर सेइंग कि हाँ, देखने को मिला है कि लाइफ जैकेट्स लाइक प्रोवाइड किए गए थे, बट दे आर सेइंग दैट अनदर थिंग जो इंडिया में भी देखी जाती है बार बार, मोस्टली तो लाइफ जैकेट्स ही नहीं प्रोवाइड करते हैं। इन केस दे प्रोवाइड लाइफ जैकेट्स, तो वो कंपल्सरली इंश्योर नहीं करते हैं कि लोग वो लाइफ जैकेट्स पहने, राइट, तो बस वो पकड़ा दी हाथ में और उसका क्या फायदा, यू नीड टू वेयर दैट, राइट। तो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को उतना स्ट्रिक्टली जो है इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। एक चीज और उन्होंने बोली दैट दे डजंट इंश्योर कि लोग प्रॉपरली अपनी सीट पे बैठे रहें, बिकॉज इसमें क्या है, शिपिंग में क्या है, एक जब बहुत सारे लोग एक तरफ हो गए और हवा का फ्लो भी उस तरफ हो गया, तो क्या शिप पलट सकता है, तो राइट वो मैनूवरिंग हो जाती है ड्यू टू वेट। तो this is also they are saying that another basic feature should be ensure that passengers remain securely strapped to their seats so they do not shift during the rough weathers or sharp maneuvers. Even small shift in passenger weights can significantly affect the stability of the speedboats. तो वो सब चीज़ें जो है उनके बारे में बात करी गई है। देखो एडवेंचर टूरिज्म इज अनदर थिंग, बट उसमें सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जो है ऑफ द टूरिस्ट वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको स्ट्रिक्टली उसके ऊपर गाइडलाइंस होनी चाहिए और उसकी स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। सो आई होप वट एवर वी हैव डिस्कस इन द क्लास हैज बीन क्लियर। यहाँ तक कोई डाउट है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। देन दिस इज ऑल्सो द समथिंग जो हमने कल न्यूज में थी और आज रेपिटेटिवली उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इंडियन ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम सप्लाईज एग्रीमेंट, तो जिसमें हमने बात करी थी दैट सिविल न्यूक्लियर डील हैज बीन साइंड बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, जिसमें क्या है, इंडिया इज गोइंग टू इम्पोर्ट व्हाट, यूरेनियम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड प्राइवेट सेक्टर इज गोइंग टू पार्टिसिपेट। So private sector has been allowed to participate, and private sector की जो participation in the this nuclear energy sector कौन से एक्ट ने अलाउ करी थी, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। सो शांति एक्ट 2005 or 2025 is very important. So this Shanti Act 2025 has allowed the private sector participation in this न्यूक्लियर सेक्टर, राइट। तो इससे क्या है, क्या फायदा होगा, यूरेनियम हम ऑस्ट्रेलिया से आ जाएगा तो हमारी क्या है, डिपेंडेंसी कम हो जाएगी ऑन द वेस्टर्न एशिया फॉर फ्यूल। क्यों? बिकॉज वी विल अल्टीमेटली मूव टूवर्ड क्लीन फ्यूल। तो कोल बेस से हम शिफ्ट हो जाएंगे टू न्यूक्लियर बेस्ड फ्यूल। तो वो सारी चीज़ों की बात करी गई है इन द आर्टिकल, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर। ये तो पुराना ही रेपिटेटिव था, बस हमने रिवाइज कर लिया। आई होप जितना भी हमने आज क्लास में डिस्कस किया आपको अच्छे से समझ आया होगा। इफ देर इज एनी डाउट फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, एंड स्टूडेंट्स प्लीज पार्टिसिपेट करिए इन द क्लास। जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको अच्छे से कमेंट सेक्शन में आप आंसर करिए। कल भी मैंने बोला था आपको एडिटोरियल खुद पढ़ने के लिए, और उसमें से जो अच्छे डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जो आपको जो है एग्ज़ाम में आ सकते हैं, आप उनको कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। बट अभी आपकी तरफ से पार्टिसिपेशन बहुत कम है। आई एम होपिंग कि इवेंचुअली यू विल स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग। एवरी डे इज़ पासिंग, एंड एग्ज़ाम के दिन जो है एवरी पासिंग डे एक एक दिन कम हो रहा है। सो वेरी लेस टाइम इज़ लेफ्ट विद यू गाइज। सो आई होप आप लोग अभी सीरियसली अपनी प्रेपरेशन पे ध्यान दें। सो लेट्स एंड दिस सेशन हेयर and meet tomorrow at the same time. Thank you so much students. Have a good day.